बहादुर शाह प्रथम। आपको याद है कि बहादुर शाह प्रथम किसके पिता हैं? अजीम खां के। और आपको बताया था कि अजीम खां इनको प्रमुख बनने में आर्थिक सहायता भी दिया 1707 से लेकर 1712 तक। चलिए, बहादुर शाह प्रथम के समय हम लोग देखे कि इस समय अब अजीम तो पटना है, लेकिन बंगाल का देखभाल करने वाला अजीम का ही बेटा है, और उसका नाम आप जानते हो क्या है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर एक बंगाल में देख रहा है, और हम लोग इसी समय देखे कि 1712 में बहादुर शाह प्रथम जैसे ही मर गया, तो आप देखें कि इसमें इसके मरने के बाद इसी का भाई, जल्दी बोलो, जहांदार शाह। जहांदार शाह, आपको याद होगा कि जहांदार शाह ये दिल्ली में राजाभिषेक कर लिया, और उसी समय आपको बताए थे कि फर्रुखसियर एक साल पहले ही 1711 में पटना आ गया था, और इसीलिए फर्रुखसियर मुगल बादशाह में पहला बादशाह था जिसने अपना राज्याभिषेक कहां किया? पटना में किया। ये पिछले क्लास में कहानी आप सुन चुके थे, लिख दीजिए जल्दी से, यहां तक की बात सुने हुए थे, केवल नोट करना था। चलिए नीचे लिख दीजिए बहादुर शाह प्रथम, नीचे लिखे हैं, लिखा जाए डैश देखिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम जो अजीम के पिता थे, जो अजीम के पिता थे, शासक बना। अजीम के पिता थे, शासक बना। बहादुर शाह प्रथम के समय, हाँ अगला लिख दीजिए, बहादुर शाह प्रथम के समय, बहादुर शाह प्रथम के समय बिहार का सूबेदार, बिहार का सूबेदार हुसैन खां को बनाया गया। बिहार का सूबेदार हुसैन खां को बनाया गया, हुसैन खां को बनाया गया, हुसैन खां को बनाया गया, तथा अजीम के बेटे, अजीम के बेटे फर्रुखसियर, अजीम के बेटे फर्रुखसियर बंगाल को देख रहे थे। फर्रुखसियर बंगाल को देख रहे थे। इस समय बंगाल का दीवान, उसी में इस समय बंगाल का दीवान, नाम याद है? वेरी गुड, मुर्शीद कुली खां थे। बंगाल के दीवान मुर्शीद कुली खां थे। बंगाल के दीवान मुर्शीद कुली खां थे। मुर्शीद कुली खां थे। चलिए नीचे डैश पे लिखिए, हुसैन खां के समय, हुसैन खां के समय 1711 में, 1711 में फर्रुखसियर बिहार आ गया। फर्रुखसियर बिहार आ गया। फर्रुखसियर बिहार आ गया। नीचे स्टार लाके डैश पे लिखिए, 1712 में, 1712 में बहादुर शाह के मृत्यु के बाद, 1712 में बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जहांदार शाह, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह दिल्ली में राज्याभिषेक किया। दिल्ली में राज्याभिषेक किया। दिल्ली में राज्याभिषेक किया। चलिए नीचे 2-3 सितारा लगा के लिख दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर ने 1712 में, फर्रुखसियर ने 1712 में पटना में ही अपना राज्याभिषेक किया। पटना में ही अपना राज्याभिषेक किया, अपना राज्याभिषेक किया। उसी में बिहार में राज्याभिषेक करने वाला, बिहार में अपना राज्याभिषेक करने वाला, बिहार में अपना राज्याभिषेक करने वाला पहला मुगल बादशाह फर्रुखसियर था। पहला मुगल बादशाह फर्रुखसियर था। पहला मुगल बादशाह फर्रुखसियर था। आप सभी को याद होगा फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को कहां हराया था? आगरा के युद्ध में। नीचे डैश लिख दीजिए, 1712 के आगरा के युद्ध में, 1712 के आगरा के युद्ध में, आगरा के युद्ध में फर्रुखसियर ने, फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को हराकर, जहांदार शाह को हराकर दिल्ली के गद्दी पर अधिकार किया। जहांदार शाह को हराकर दिल्ली के गद्दी पर अधिकार किया। दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया। नीचे डैश देखिए, फर्रुखसियर ने, फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को, फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल के दीवान से, बंगाल के दीवान से बंगाल का नवाब बनाया। मुर्शीद कुली खां को बंगाल के दीवान से बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल का नवाब बनाया। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब।
सुन लीजिए, कलम रखिए, थोड़ा समझाएं, इसमें बढ़िया से ध्यान दें। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टेड है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, पिछला क्लास का वीडियो शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत से नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आप हल्का हम बैक गियर से ही चल रहे हैं, आप क्लास को बढ़िया समझ पाओगे। ध्यान दो, एनर्जी लगाओ कि आज की क्लास को ध्यान से समझे। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि औरंगजेब जब हेड बना तो शुरुआत में तो वो दूसरे तीसरे को बिहार का हेड बनाते रहा, लेकिन 1700 ईस्वी आते आते जब औरंगजेब बुरा हो गया तो उसको लगा कि बिहार में चूंकि दिल्ली से दूर है तो इसीलिए यहां से जितनी राजस्व जानी चाहिए उतना मिल नहीं रहा, तो हम अपने ही पोता को वहां हेड बना देते, और इसी का पोता का नाम क्या था? अजीम। और अजीम को पूरे बिहार बंगाल सबका हेड बना दी। हम लोग इसमें सुने कि अजीम हेड तो बन गया, लेकिन अजीम को आदत खराब लगी, पोता कम उम्र का था और एकदम स्वतंत्र मालिक बन गए। अब तुम लोग में कई लोग डेरा लेके कम उम्र में आ गया और पूरा पैसा मिलने लगा, या तो पढ़ ही जाओगे तो बिगड़ ही जाओगे, दुनिया ऑप्शन होता है ना। अब इनके पास अजीम बिगड़ जाने में चले, अभी जो हिसाब किताब आए एकदम ढकार भी मारना बंद कर दी। भेजे थे औरंगजेब पोता को कि और पैसा ज्यादा आए, और यहाँ पोता पूरे रुपये ही गायब करते जो राजा लोग दे। तब अजीम को ठीक करने के लिए औरंगजेब देखा कि मेरा जो रुपया पैसा का हिसाब करता है उसको दीवान कहते हैं। बंगाल के पूर्व दीवान को अजीम एकदम अपने हाथ में लिए हुए थे, जबकि उड़ीसा के जो दीवान थे, इसी उड़ीसा के दीवान का नाम क्या था? मुर्शीद कुली खां। बड़ा ईमानदार था, और इसीलिए औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया कि ठीक है, पोता हेड रहेगा लेकिन रुपया पैसा का हिसाब किताब एक ईमानदार दीवान के हाथ में रहेगा, और इसी दीवान का नाम है मुर्शीद कुली खां। अब देखो, मुर्शीद कुली खां का काम एक ही है, रुपया का हिसाब किताब ठीक रख। और रुपया का हिसाब किताब इसको एकदम ठीक रखने की ड्यूटी औरंगजेब दिया है। अब पोता की ड्यूटी है कि तुम केवल शांति व्यवस्था देखो, कुछ जरूरत है तो मांगो, हिसाब में लिखवा दो, हम हिसाब देखेंगे। अब अजीम बार बार मुर्शीद कुली खां को कह रहा है कि दोनों इतना लिखना क्या है, इतना देखेंगे बुरा हो गया, तुम हमको तो सब क्लियर कर दे। लेकिन मुर्शीद कुली खां कहा कि नहीं, हम आपको नहीं जानते, पैसा के मामला में हम एकदम सही सही लिखेंगे, और इसी कारण से दोनों के बीच फैटाफैटी हो गई। और इसी कारण से आप देखिए, मुर्शीद कुली खां के बारे में कहा गया कि अब बंगाल में पहले हेडक्वार्टर कहां था? ढाका, एकदम अंतिम कॉर्नर। और अजीम कहा कि तो तुम बंगाल में रहो, हम चले लास्ट में, और पटना आके रहने लगे। पहले भी ढाका ही में रहता था, अब अजीम पटना आ गया और कहा कि हम यहीं पर अपना राजा से पैसा वसूलेंगे, हम ही मालिक है, हमारा कोई दीवान हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं रहे। अब पटना को हम ढाका जैसा सुंदर बनाए, और पटना में ही उस जमाने में इसने करोड़ों खर्च किया अजीम, और इसी कारण पटना का नाम अजीम के कारण अजीमाबाद पड़ा। आपको समझाते अजीम के कारण नाम क्या पड़ा? अजीमाबाद। इधर दूसरी ओर मुर्शीद कुली खां ढाका से अपना मुख्यालय कहां ले गए? यही मुर्शीद से जिस जगह पे ले गए उस जगह का नाम मुर्शिदाबाद। आगे तक मुर्शिदाबाद को हम लोग का काम पड़े, और तब हम लोग देखे ढाका से मुख्यालय मुर्शिदाबाद चला गया, और अजीम कहां चला आया? पटना। अब राजा लोग के पास भी द्वंद था, किसको पैसा दे? अब मुर्शीद कुली खां कह रहा है कि हमको हिसाब, और औरंगजेब का पोता अजीम कह रहा है कि उसके पास जाओगे तो एक्यूरेट देना पड़ेगा, कुछ कम है तो हमको दे दो, हो गया हिसाब क्लियर तुम्हारा। आपको पूछेगा तो कहना कि यही ले लिया, पर हम है ना, हम बोल दें तो जो राजा लोग देख रहा कि इधर देंगे तो कुछ बचेगा, तो इधर ही दे दे रहा है। अब अजीम के पास भी अच्छा खासा पैसा आने लगा, और इसी बीच 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब जब मर गया तो औरंगजेब के बेटे ने अब चलने लगा कि कौन हेड बने। अब अजीम इस प्लानिंग में लगा कि जैसे हो अपने पिता को हेड बना देना, और इसी के पिता का नाम है बहादुर शाह प्रथम, और इसने धन दौलत से मदद किया और बहादुर शाह प्रथम को दिल्ली का हेड बना दिया। और इसका बेटा है अजीम का फरुखसियार, उसको बंगाल कहा कि मोर्चा धरे रहो, मुर्शीद कुली खां पर एकदम निगरानी रखो। अब मुर्शीद कुली खां के साथ जो रहेगा उसको मिलना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि हिसाब किताब का बड़ा पक्की आदमी। अब बताओ, हिसाब किताब का जब पक्का है तो फरुखसियार को बहुत मिलेगा तो नहीं। और इधर जब दिल्ली में हेड बना दिया तो अजीम कहा कि अब हम बिहार नहीं देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं था तो देख रहे, तो अब हम दिल्ली ही रहेंगे, बस हमको खर्च देते रहिए। अब पिता भी कहे कि चले आओ, और यहीं से अब ये बहादुर शाह ने बिहार का एक अलग व्यक्ति को हेड बनाया, और उसका नाम क्या है? देखिए नाम लिखा है, क्या नाम है? हुसैन खां। अब बहादुर शाह हुसैन खां को बिहार का हेड बना दिया। हुसैन खां के समय बंगाल को कौन देख रहा था? फरुखसियार। बंगाल में दीवान कौन था? मुर्शीद कुली खां। अब फरुखसियार भी देख रहा है कि भाई कुछ मिल नहीं रहा है, इससे बढ़िया हमारे पिताजी वाला फॉर्मूला ठीक, पटने चलते हैं, वहीं अपना पैसा कौड़ी आएगा बढ़िया से। और 1711 में हुसैन खां के समय ही ये 1711 में चला आया, कहां? पटना। अब फिर दीवान कौन है? मुर्शीद कुली खां। अब देखो, पटना तो चला आया, अब आने के बाद जैसे ही अभी बेचारा स्टेबल होता, उसी बीच इसके पिता बहादुर शाह 1712 में मर गए, दादा मर गया, सॉरी दादा है, तो 1712 में इसके दादा की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मरे तो दिल्ली में उन्हीं का माने इनका भाई जो दिल्ली में था तुरंत राज्याभिषेक कर दिया, और उसका नाम क्या था? जहांदार शाह। लेकिन जहांदार शाह जैसे ही राज्याभिषेक किया, फरुखसियार भी दावा कर रहा है कि गलत किया है, मेन तो मालिक हम ही थे, और इसीलिए हम ही मेन मालिक है, तो वहां करने से क्या होगा? हम पटना में है तो यही राज्याभिषेक कर लेते हैं, और दिल्ली की राज्याभिषेक पटना में अनाउंस हो। अभी कहा कि हेड हम है, पटना से अनाउंस कर दिया, और वहां पे बेचारा जहांदार शाह दिल्ली से अनाउंस किया। ये 6-7 महीना से केवल राजा रहा जहांदार शाह। हाँ, अजीम तो शुरू में जान दो कि अजीम अयासी है, उसको पैसा कोई शराब उराब काम खत्म है। अजीम का बस तो लक्षण यही से सुन दिया है ना, अजीम राजा नहीं बन रहा है, बनवाने वाला। अब बस पैसा कोई दीजिए, हमारा हिसाब किताब ठीक चलना चाहिए, उसमें से अजीम। अब यहीं पर देखिए फरुखसियार अब जब पटना में राज्याभिषेक किया तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पहला मुगल बादशाह जिसने पटना में बिहार में राज्याभिषेक किया कौन है? फरुखसियार। अब ये सेना लेकर चल दिया दिल्ली की ओर, 4 सेना लेकर आ गया, और लड़ाई कहां हुई? आगरा में दोनों के बीच लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में जहांदार शाह मारा गया और फरुखसियार दिल्ली का हेड बन। अब ईमानदारी क्या होती है उसको समझो। जब दिल्ली का हेड बना तब उसको याद आया बंगाल का मुर्शीद कुली खां का ईमानदारी, ना था ईमानदार। हम लोग भी कितनों कहे तो पैसा कौड़ी में घोटाला नहीं किया, तो इसको प्रमोशन दे दिया, कहा तुम दीवान नहीं बंगाल का ही हेड रहो, नवाब। प्रमोशन दिया। तो आपसे पूछा जाएगा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब कौन बनाया? फरुखसियार। लेकिन मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान किसने बनाया? औरंगजेब। देखो दोनों में आंसर में चेंज होगी।
दीवान कौन बनाया? औरंगजेब। और नवाब कौन बनाया? फारुखसियार। अब यहां से बंगाल की कहानी सुनेंगे। तो अभी इतनी दूर तक हम पिछले क्लास की बात किए, ऑनलाइन वाले लोग को दिक्कत था इसके कारण, नहीं तो हमारा क्लास तो यहीं से चलता, लेकिन लोग बोला पिछले दिन दिक्कत है, तो पिछला दिन वही बात हम फिर से रिवाइज करते। और सभी बच्चे बढ़िया से आज के क्लास को समझ। दिक्कत किसी को आप लोग को भी रहेगा कि टॉपिक नहीं सीखे, फिर शुरू से चले, नहीं कहां सीखेंगे, सीख करके फिर हम लोग को आगे चलना है। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब बंगाल के नवाब में हेड कौन बन गए? मुर्शिद कुली खां। जल्दी बोलो, मुर्शिद कुली खां को दीवान किसने बनाया? बंगाल का दीवान औरंगजेब ने बनाया, और बंगाल का नवाब फारुखसियार ने बनाया। अब यहां पर ध्यान दो, मुर्शिद कुली खां जब तक रहा, बंगाल में ईमानदारी से काम किया, जो राजा की हिस्सा दिल्ली का होता वो वहां तक पहुंचा देता, इसलिए मुर्शिद कुली खां के समय कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन अब तो किसी व्यक्ति की मृत्यु समय के अनुसार होना ही है। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो। जब मुर्शिद कुली खां मर गया तो इसका कोई बेटा नहीं था, और इसीलिए मुर्शिद कुली खां के दामाद हैं, और इस दामाद का नाम क्या है? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दौला मत करना, नाम दामाद का क्या है? सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन यह मेन बंगाल के नवाब हो गए। अब आपसे पूछा जाए मुर्शिद कुली खां और सुजाउद्दीन में क्या समझ? दामाद है, ससुर दामाद, इसका बेटा नहीं, और इसीलिए दामाद सुजाउद्दीन ही हेड बने। अब सुजाउद्दीन जब हेड बने, कब? 1727 की बात है। अब ध्यान दो, सुजाउद्दीन के कई सलाहकार थे, जिसमें एक प्रमुख सलाहकार का नाम है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां एक अच्छे सलाहकार हैं, जगत सेठ एक सलाहकार हैं, अमीन चंद ये सब सलाहकार हैं। अब इसके कारण सुजाउद्दीन को लगा कि हमारे पास बंगाल बिहार दोनों है, तो हमारे एक अच्छे व्यक्ति को अगर हम बिहार भेज देते हैं तो बिहार से राजस्व ज्यादा आएगा। कारण क्या था? मुर्शिदाबाद इन लोग का सेंटर था, और बिहार में जो जो बड़े बड़े महाराज लोग थे वो पैसा भेजना बंद कर दिए थे, वो पैसा भेज ही नहीं रहे थे। और चाहे वो टेकारी महाराज हो, चाहे वो हथुआ महाराज हो, चाहे दरभंगा महाराज हो, सब बड़े बड़े महाराज लोग डकार भी मारना बंद कर दिए, जो पैसा है रखने लगे। क्यों? मेन हेड कहां रह रहा है? बंगाल। जब तक पैसा मिला मुर्शिद कुली खां तक मिला, मुर्शिद कुली खां मर गया, सुजाउद्दीन केवल बंगाल से मिल रहा, बिहार से मिल ही नहीं रहा। इसी कारण से सुजाउद्दीन ने क्या किया? अलीवर्दी खां को बिहार का प्रभार दे दिया। ऐसा करते हैं, हमारा जो सहयोगी है, हमारा बहुत बढ़िया व्यक्ति है हमारे साथ, हम उसी को हेड बना दे, तो यह क्या करेगा? बाकी राजाओं से जो अभी आ रहा है उससे ज्यादा जरूर हमको दे। और उसी बीच अब जो घटना है 1727 के बाद, वो धीरे धीरे 1739 की बात आ जाती। अब 1739 में दिल्ली का परिदृश्य कुछ बदला हुआ। इस समय मुगल बादशाह बने हुए हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ये मोहम्मद शाह है, इनको रंगीला बादशाह कहा जाता है। ये अपने दरबार में 24 आवर नाच प्रोग्राम कंटिन्यू करवाते थे। इन्हीं के दिन में शिफ्ट है, 4-4 घंटे का शिफ्ट टीम है, और एकदम 24 आवर नाचते रहो। हम कभी भी उठ के आएंगे तो वो कंटिन्यू तुम लोग रहना, इन्हीं कि हम आए और तब तुम शुरू कर, तुम लोग अपना नाचते रहो। हम कभी भी रात में 2 बजे नहीं उठा, हम चले आए 10-15 मिनट बैठे थे, फिर चले जाए, फिर कभी भी आ सकते, रुकना नहीं। और इसीलिए इनको कहा गया कि रंगीला बादशाह। अब इतना रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह नाच देखते थे 1 करोड़ की कुर्सी पर बैठ के। कुर्सी उस जमाने में, चूंकि शाहजहां आप सुने हो, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन, 1 करोड़ की कुर्सी है, उसमें कोहिनूर हीरा। अब वो 1 करोड़ की कुर्सी पर बैठ के नाच देखते थे। तो अब आप ही बताइए, आज के जमाने में भी कोई जान जाए कि उसके यहाँ 1 करोड़ की कुर्सी है, तो समझो कि वो तो कब छिनाएगा, कोई गारंटी नहीं है। उस समय भी इधर से बाहर से नादिर शाह, ये सुना कि 1 करोड़ पर कुर्सी पर बैठ के डांस देखा जाता, तो नादिर शाह 1739 में आक्रमण कर दी, और इस आक्रमण में वो कुर्सी को टांग के साथ लेते चला गया। और जो थोड़ी बहुत मुगल की प्रतिष्ठा बच रही थी 1739 में मोहम्मद शाह के समय सब भूल गई। अब सब प्रतिष्ठा भूल गई, इसके बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो, क्योंकि नादिर शाह तो खजाना जितना था सब लेते चला गया। अब उसी बीच एक बड़ा इंपॉर्टेंट घटना घटित हुआ, सुजाउद्दीन भी 1739 में डेथ कर गया। दोनों जो है इन्हीं की लड़ाई में मरा, इसका भी ध्यान हो। जब सुजाउद्दीन मर गया तो इसका बेटा सरफराज हेड बना, और यही सुजाउद्दीन की एक गलती थी, किसी पे भरोसा करना। इसने भरोसा किया था किस पर? अलीवर्दी खां पे। और अलीवर्दी खां बिहार में आके कुछ धन दौलत जो कमाया था वो प्लान कर रहा है कि अभी तक हम 2-3 करोड़ कमाए, और अभी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का सब पैसा छिना गया, तो अगर हम उसको नजराना 2-3 करोड़ भेज दे तो वो एकदम खुश हो जाएगा, तो फिर सरफराज से ज्यादा हम ही को वैल्यू देने लगे। तो जो कमाया था 2 करोड़ रुपया नजराना भेज दिया कि जी बिहार से है और संकट की घड़ी में आपके साथ हैं, बिना मांगे लीजिए 2 करोड़। अब बताओ मोहम्मद शाह रंगीला कितना खुश होगा। कौन भेजा जी? तो अलीवर्दी खां। वो एकदम चिट्ठी बना के सिग्नेचर करके दिया कि बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां हो। जब इससे हम कुछ नहीं मांगे तो 2 करोड़ दिया, तो जब इससे मांगेंगे तो कोई कुछ भी देगा, तो ये ओरिजिनल नवाब के लायक। और उस समय अब ये क्या भेजा, ये भी समझ गया हो। ये देख रहा है कि अब सुजाउद्दीन तो हमको रखा था, इसका बेटा हमको रखेगा कि नहीं, हटाएगा, क्या करेगा, उससे बढ़िया हम अपना सेटिंग मार देते हैं। और ये अपना सेटिंग वेटिंग जो मार दिया, तो ये मोहम्मद शाह के द्वारा चिट्ठी मिल गई कि बंगाल का हेड कौन होगा? अलीवर्दी खां होगा। तो चिट्ठी भले मिल जाए, मोहम्मद शाह के पास कोई सेना तो है नहीं, अब इसको अपने ताकत पर कब्जा करना हो। तुमको कोई चिट्ठी दे दे कि बिहार का हेड तुम ही हो, तो तुम कब्जा का ताकत रहेगा तब ना होगा, नहीं तो फिर तुमसे ज्यादा ताकत है तो खाली चिट्ठी लेके सबको दिखाते चलो। तो दिखाने वाला चिट्ठी तो इसको मिल गया। अब ये यहां से चल दिया भागलपुर के पास। 1740 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लड़ाई है, इंपॉर्टेंट युद्ध है, नाम आप लोग सुने नहीं होंगे, लेकिन लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट। इस लड़ाई का नाम है गिरिया का युद्ध। गिरिया की लड़ाई, और गिरिया का युद्ध बिहार स्पेशल में एक बहुत अच्छी लड़ाई। आपसे पूछा जाएगा गिरिया का मतलब राजमहल की पहाड़ी भागलपुर के पास एक जगह है गिरिया, और वो गिरिया की लड़ाई में किसके किसके बीच लड़ाई हुई? अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच लड़ाई हुई। और इस गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज की हत्या कर दी, और सरफराज मारा गया, और अलीवर्दी खां खुद बंगाल का नवाब बन गया। कब? 1740 में। और देखो गिरिया की लड़ाई के बाद अब यहां से टर्न है, यहीं से हम लोग का मॉडर्न अब देखो शुरुआत होने वाला, क्योंकि तुम जानते हो 1757 से हम लोग आधुनिक भारत की शुरुआत करें, इसीलिए तुमको विशेष बंगाल की कहानी सुनाए। और यहां से इंपॉर्टेंट कहानी है, 16 साल तक अलीवर्दी खां हेड रहा। इसके समय बंगाल बिहार बढ़िया चल रहा है, क्योंकि इसको सुजाउद्दीन भी दिया तो योग्य व्यक्ति। और अलीवर्दी खां 1740 से लेके 1756 तक ये हेड है बंगाल। शुरू में 2 करोड़ को मोहम्मद शाह को दे दिया, अब हेड बनने के बाद फिर चवन्नी भी भेजना बंद कर दी।
अब केवल नाम का हेड है कि ना सर आप ही का आदमी, वो कहे कुछ भेजो तो ना है ना, आप आदमी भेज देंगे, अब भेजे कुछ नहीं, वो जानता है कि हमला तो करेगा नहीं। अब हम हेड बन ही गए तो उसको दूसरा आदमी आके कुर्सी सही तो ले गया तो मेरे यहाँ क्या कर ले। और इसीलिए एकदम स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां जब मरा यहीं से भारत का भाग्य बदल गया। अलीवर्दी खां जब तक जिंदा है भारत के भाग्य पर कोई पता नहीं लगा। 1756 में यही मरता है तो उस बंगाल में हम लोग कहानी देखेंगे अंग्रेज आए हुए और उनकी नजर है कि कैसे हम हेड बने। इस समय अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक द्वंद्व चल रही है, लड़ाई चल रही। फ्रांसीसियों का बंगाल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बस्ती है चंद्रनगर, हम लोग कहानी सुनेंगे। और अलीवर्दी खां के मरने के बाद यहीं से कहानी का जो टर्निंग है उसको सुन लो। उस समय क्या थे अंग्रेज फ्रांसीसी इन लोग जो बिजनेस करते थे तो बिजनेस करने में सामान अपनी कोठी बनाकर रखते थे, उसको व्यापारी कोठी कहते थे। और उसके लिए राजा से परमिशन लेते थे, अलीवर्दी खां से परमिशन लिए कि सर हम व्यापार करना चाहते हैं, एक कोठी बनाएंगे। चलो इजाजत है, तुम्हारा पैसा से बना। सर इस कोठी के रखवाली के लिए कि इसको कोई लूट न ले, हम 10 राइफलधारी रखना चाहते हैं। पेमेंट तुम करोगे तो हाँ रख लो, 10 रखो 15 रखो, तुमको पेमेंट करना है, तुम समझो। अब देखते देखते अंग्रेज हर 200 500 2 किलोमीटर की दूरी पर एक एक उनकी व्यापारिक कोठी केंद्र है जहां उनके अपने सैनिक राइफल लेके कोठी के हिफाजत के लिए। और धीरे धीरे अंग्रेज को लगने लगा, बताओ तुम्ही में से कोई व्यक्ति को सरकार परमिशन देगी जहां है हमको केंद्र खोलना है, खोल लो। सर हम चाहते हैं इसमें 20 आदमी राइफलधारी हम अपना रखेंगे, पैसा हम देंगे, रख लो, सरकार को क्या दिक्कत। और जिस दिन तुमको ये अंदर से मालूम चले कि इतना फोर्स मेरे पास है कि उतना थाना में नहीं, और ऐसा हथियार मेरे पास है जो थाना में नहीं, तो तुम थाना को कितना वैल्यू दोगे भी समझ ही रहे हो। तुमको लगेगा कि हाँ अभी मेरे पास है 40 फोर्स, अब थाना आएगा तो एक जीप 8 है, तो समझ लेंगे हम। और अगर वो थाना दूसरा पुलिस चौकी से बुलाएगा तो मेरा भी अलग अलग कोठी है, हम भी बुलाएंगे और फिर हम फैला लेंगे। यही घटना हो रही थी। अंग्रेजों की कोठी में भी बहुत ज्यादा राइफलधारी हो गए और अब तक अंग्रेज हिम्मत नहीं करते थे, नवाब से भिड़े। मौका यहां आया, अलीवर्दी खां के भी कोई बेटा नहीं था। जैसे इसके पहले तुम अभी सुना कौन, अरे अभी जस्ट हम लोग पढ़े जिसमें हम लोग देखे मुर्शीद कुली खां का बेटा नहीं था, दामाद हेड बना, और दामाद का भी नाम सुजाउद्दीन है, इनके दामाद का भी नाती का नाम सिराजुद्दौला, उधर सुजाउद्दीन है इधर सिराजुद्दौला। अब सुन लीजिए, अलीवर्दी खां के 3 बेटा नहीं, अभी तीनों बेटी अपने में शुरू हो जाएगी कि मर गए तो वारिस हम है। और तीनों बेटी में एक बेटी घसीटी बेगम, नाम सुने हो ना, घसीटी बेगम फॉर्म में है कि हम बनेंगे। एक नाती का नाम सुने होंगे शौकत जंग, और एक नाती कौन है सिराजुद्दौला। ये सब अपने में है कि हम बनेंगे हेड, हम बनेंगे हेड। और यही 1756 में सिराजुद्दौला जब हेड बन जाता है तो ये दोनों अंग्रेजों से जाके मिलते हैं कि कुछ फोर्स दीजिए ना, हम अगर हेड बन गए तो आपको इनाम दे। अंग्रेजों को पहली बार मौका मिल रही है राजा के जीवन में हस्तक्षेप करने, और ये मौका मेन अलीवर्दी खां के मरने से ही मिलता है। तो यहां से मॉडर्न की मेन शुरुआत हो जाएगी। पहले हम सब अंग्रेज वगैरह को भी बुला लेंगे, पहले अभी गिरिया की लड़ाई भी क्लियर हो गया सबका, तो जल्दी से पहले हम लोग बंगाल को लाइन अप कर ले और फिर हम लोग यहां से कहानी सुनेंगे। अगले दिन से मॉडर्न जबरदस्त शुरू हो जाएगा, आपको और इंटरेस्ट बढ़ते चला जाए। तो चलिए बंगाल का नवाब नीचे लिख दीजिए, मुर्शीद कुली खां हेडिंग। मुर्शीद कुली खां हेडिंग नीचे डैश पे लिखिए। औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा के दीवान से बंगाल का दीवान बनाया। दीवान का मतलब खजांची, कैशियर, पैसा का हिसाब रखने वाला दीवान होगी। उड़ीसा के दीवान से बंगाल का दीवान बनाया, उड़ीसा के दीवान से बंगाल का दीवान बनाया। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, फर्रुखसियर में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया, बंगाल का नवाब बनाया। चलिए नीचे डैश तक लिख दीजिए, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु 1727 में हुई। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु 1727 में हुई। नीचे हेडिंग दे दीजिए सुजाउद्दीन, नीचे हेडिंग दे दो सुजाउद्दीन। बोलो सुजाउद्दीन कौन है? मुर्शीद कुली खां का दामाद। नीचे डैश तक लिख दीजिए, मुर्शीद कुली खां का कोई बेटा नहीं था, मुर्शीद कुली खां का कोई बेटा नहीं था, मुर्शीद कुली खां का कोई बेटा नहीं था, जिसके कारण उसके मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन प्रमुख बना। नीचे स्टार लगा के लिख दो, सुजाउद्दीन ने अपने सलाहकार बोलो किसको? अलीवर्दी खां को, अपने सलाहकार अलीवर्दी खां को बिहार का उपनवाब बनाया। नीचे डैश लिख दीजिए, बोलो सुजाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? 1739। उधर नादिर शाह, इधर ये भी गया। नीचे डैश लिख दीजिए, 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई।
1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई, लिखा गया सबसे। चलिए नीचे सुजाउद्दीन के बाद बोलो कौन है? सरफराज। नीचे हेडिंग दे दो, सरफराज। सरफराज नीचे डैश लिख दीजिए। बोलो सुजाउद्दीन का कौन था सरफराज? बेटा है। नीचे डैश लिखिए। 1739 में, 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद, सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद, सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा सरफराज, उसका बेटा सरफराज, उसका बेटा सरफराज बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना। नीचे डैश के स्टार लगा के लिख दीजिए, डैश के स्टार लगा के। अलीवर्दी खान ने, अलीवर्दी खान ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को 2 करोड़ का नजराना देकर, मोहम्मद शाह को 2 करोड़ का नजराना देकर, 2 करोड़ का नजराना देकर, 2 करोड़ का नजराना देकर बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब होने का अधिकार प्राप्त किया, बंगाल के नवाब होने का अधिकार प्राप्त किया। नीचे स्टार लगा के लिख दो, इंपॉर्टेंट है। 1740 में, 1740 में लड़ाई का नाम क्या है? गिरिया का युद्ध। अभी कभी गिरिया का युद्ध आएगा तो दिमाग में आ जाएगा सबका नाम, लिख दीजिए अंडरलाइन करके, गिरिया के युद्ध, गिरिया के युद्ध। ब्रैकेट में कर लो, बोलो गिरिया कहां है? लिख दीजिए राजमहल पहाड़ी के निकट, गिरिया के युद्ध ब्रैकेट में, राजमहल पहाड़ी के निकट, गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान ने, में अलीवर्दी खान ने, में अलीवर्दी खान ने सरफराज की हत्या कर दी, अलीवर्दी खान ने सरफराज की हत्या कर दी और स्वयं बंगाल का नवाब बन गया, सरफराज की हत्या कर दी और स्वयं बंगाल का नवाब बन गया, और स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। बोलो अलीवर्दी खां कब से कब तक है? 1740 से 1756। यहां के बाद भाग्य बदलेगा, जब तक ये है कोई दिक्कत नहीं है। लिख दीजिए अलीवर्दी खां ब्रैकेट में 1740-56, 1740-56। चलिए अब यहां से हम लोग अलीवर्दी खां और मॉडर्न की शुरुआत आपकी हो जाएगी, यानी कल से आप लोग का बिहार स्पेशल में नए सेक्शन शुरू हो जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें लगभग 12 क्लास लगभग लगेगा। 12 क्लास के बाद हिस्ट्री क्लास जो है खत्म हो जाएगा, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग चलेंगे बिहार स्पेशल का भूगोल, और भूगोल और इतिहास के बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल का करंट अफेयर, जो पहले नेशनल करंट अफेयर के साथ होगा, और तब आपका इधर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, अब आपका जो मेन सेक्शन है इधर तो क्लास आपकी कंटिन्यूटी में है ही, बाकी 1 तारीख से 2 तारीख 3 तारीख में कई नए शेड्यूल आप लोग को निर्धारित किया हुआ है, आप लोग यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सुने भी होंगे। 1 तारीख से एक तो है कि नया सेक्शन आपका करंट अफेयर भी स्टार्ट कर देंगे, इधर एक दिन करंट अफेयर चलेगा, एक दिन आपका बिहार स्पेशल चलेगा, अल्टरनेट में कर देंगे, तो ये आपका करंट अफेयर सेक्शन शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, 1 तारीख से नया सेक्शन क्रैश कोर्स भी आपका प्रारंभ हो जाएगा। क्रैश कोर्स का जो सेक्शन है उसमें फिर से इकोनॉमिक्स जीरो से, इन्हीं के क्रैश कोर्स केवल इसी का हो, क्रैश कोर्स वाले बच्चों को भी इकोनॉमिक्स होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा, भारत का भूगोल होगा, तो इसमें सब हम ही करेंगे, उसमें केवल सुनना है, तो उसमें इकोनॉमिक्स पूरा हमारे द्वारा होगा, तो जिसके बच्चे का इकोनॉमिक्स ठीक है उसको समझ नहीं आना है, जिसको लगे एक बार और सुन ले, तो इसमें लिखने का वर्क नहीं होगा, इसमें पीडीएफ थ्रू वर्क कंप्लीट सुन लेना है, तो फिर से शुरू से इतिहास भी फिर से एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न सब शुरू से हो। तो ये आप लोग जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स में पढ़ रहे हैं, हमने बताया कि उनको क्लास के लिए अतिरिक्त कोई पैसा नहीं लगे, हम चाहते तो आप लोग से 500-1000 कुछ करके ले सकते थे, उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं होती, उतना करते तो आ जाता कुछ, लेकिन आपको छोड़ दिया गया कि नहीं उसमें, चलिए छोड़ दे। बाकी इसमें 2 या 3 वीडियो को देखना पड़ेगा। एक अलग से टेस्ट सीरीज का हमने एक सीक्वेंस इस बार किया, टेस्ट वैसे भी साथ में है, उसमें स्पेशल किए हैं, एक दिन टेस्ट एक दिन डिस्कशन, वो आपका चलते रहेगा, वो केवल ऑनलाइन है। ऑनलाइन रहने से क्या है, कॉपी जांचना आसान है, वैसे टेस्ट कौन जांचेगा कॉपी तुम्हारा, बहुत मुश्किल होता है। ऑनलाइन में बच्चे जैसे ही देंगे तो रैंक तुम्हारा दिखाते रहेगा, कभी कितना चल रहे हो, नंबर क्या ला रहे हो, और एक दिन टेस्ट होगा, अगले दिन उसके सारे क्वेश्चन का डिस्कशन भी होगा, तो उससे तुम्हारा भी ऑनलाइन होगा, डिस्कशन भी तुम्हारा ऑनलाइन होगा, और रात में रखे हैं सोने समय करोगे 9:30 से 10:30, इसी टेस्ट किसी भी समय दे सकते हो। टेस्ट का क्वेश्चन ऑनलाइन दिया रहेगा एप्लीकेशन पे, जब इच्छा है तुम्हारा दिन भर में जो भी है कि आप फुर्सत में टेस्ट दे लीजिए, टेस्ट दे दिए, डिस्कशन इस समय होगा, उसका फिक्स टाइम होगा, तो वो आपका रात में ही डिस्कशन सुनिए, आराम से आप भी सोइए कि हाँ हमारा इस लेवल पे चल रहा है, ये गलती हमसे हुई है, सपना में भी यही से घूमने लगेगा ना तो पास हो जाओ, तो तुम्हारा जहां जहां गलती हुआ उस पर ध्यान आना चाहिए। अब तीसरा एक और इस बीच में शुरू हो जाएगा मेंस का क्लास, अभी मुख्य परीक्षा में हमारे ही सेक्शन आपके शुरू होंगे, हिस्ट्री जो बच्चे लेंगे, ज्योग्राफी भी जो बच्चे अफसर लेंगे उनका शुरू हो जाएगा। शुरुआत में आपका जान के 5-6 क्लास सभी बच्चे हिस्ट्री में बैठ के देखो, ज्योग्राफी में भी बैठ के देखो, और कहीं कोई विषय मिलता है उसमें भी बैठ के देखो, फिर अपने दिमाग से पूछो कि लेंगे तो तुमको दिक्कत नहीं ना है, अगर ये आंसर देता है कि नहीं इसमें हम लिखवा देंगे तब बोला भरना, नहीं तो अभी दूसरा के सुनते तुम कर लिया है एलएसडब्ल्यू ना, हम भी वही ले लेते। आप पीटी पास हो गए ना तो दिमाग का पूछा कर लेने समय तुम भेंट भी नहीं कराएंगे, चैप्टर का हम याद ही नहीं करवाएंगे, वो हड़ताल पे चल जाए तो नंबर आएगा नहीं तुम्हारा। तो कई बच्चे को हमने देखा अभी जो भर दोगे वो फिर चेंज नहीं होता, ये समझ ले। जो 67 का फॉर्म 31 तारीख से फॉर्म आपके होंगे, हमने जान के एकदम हेडिंग दिया है, बच गया रणभेरी लड़ाई वाली दिक्कत है ना, और आपको उसमें जान के हमने उस दिन फिर फुर्सत में कहा कि नहीं एकदम जगा देंगे लोग को, और इसलिए सुन लीजिए इसमें आपको जो ध्यान रखना है मेंस पे फोकस ज्यादा नहीं करना, लेकिन 1 घंटा डेली पढ़ना भी, ऐसा ना हो कि पीटी निकालने के बाद प्रतिष्ठा बढ़ जाए और फिर कुछ दिनों में वहीं चलाए, ये और दुखदाई
हु दैट इज डाउन नीड्स फियर में, जो नीचे है उसको गिरने का कोई डर नहीं है। पीटीए पास नहीं होंगे तो घर में उम्मीद भी तो कम है कि नहीं पास हो। अब पीटी पास हो जाएंगे तो समझो पहाड़ पे चढ़ गए। सारे घर के लोग तुमको अगर बगल सोच रहा है कि ना ये तो अब एसपी है एसडीओ है, और उसके बाद फिर पीटी, तो बड़ा खराब स्थिति है। टाइम कम मिलता है, उधर 3 महीने का समय ही मिलता है, तो इसीलिए अभी धीरे धीरे अभी केवल जो क्लास में होगा वही सुन, हम यही याद करवा देंगे। हमारे क्लास में कुछ बहुत ज्यादा रट्टा फट्टा की जरूरत है नहीं, यही कुछ सुन लो, एकदम लगे इस पर कलम चलेगा। वो 2 पन्ना लिखना भी होगा मत लिखना, हम ही लिखवा देंगे, चुपचाप लिखते जाओ। पीटी जैसे ही दे दोगे तो इसी क्लास को फिर 4 घंटा पहले तो चले जाए, फिर 4 से 5 घंटा चलेगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो जिसका नंबर भी आएगा ध्यान भी ज्यादा देने लगेगा कि नहीं चलिए अब हमारा टाइम इस पर दिया जाए। तो राइटिंग प्रैक्टिस अभी हल्का रहेगा, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस मेन चले, तो लिखने वाला प्रैक्टिस भी आपको करना होगा मेंस के लिए। तो ये सब 1, 2, 3 तारीख इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरी बात, पॉलिटी के लिए करण सर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप लोग देखे होंगे तो इसमें काफी कुछ थे, तो उसमें ध्यान दीजिए। करण सर को अभी तैयार थे, कह रहे थे कि मेरा 3 तारीख से रूटीन लगा दीजिए, अब हम क्लास लेंगे, लेकिन हमने मना कर दी, क्योंकि 3 से आएंगे तो 15 को दुर्गा पूजा है और बच्चे निश्चित रूप से 12 के आसपास आते आते पूरे डगमग मारने लगेंगे कि सर बैग सरिया हुआ है, सर ताला बंद किया हुआ है, सर मेस खाली हो रहा है, सर तो डगमगाने लगेगा। तो 3 को आएंगे, 12 को फिर उनको निकलना पड़ेगा, 8 दिन होगा, तो हम जान के बोलेंगे कि 15 को दुर्गा पूजा है, तब तक हमको पढ़ा लेने दीजिए, हम तो है खुटा पर चलते रहेंगे, बाकी जितने टीचर हम लोग का निकल जाएगा। और 15 के बाद 16, 17 हमको लगता है बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार है, यही होगा शनिवार रविवार, तो 17 तारीख रविवार है, तो हम उनको बोलेंगे कि दशहरा मना लेगा, एक दिन कुछ खाया पिया है तो बचने में भी टाइम लगेगा, 16 पचा लेगा, 17 को सब बैगन बैगेज चल देगा, और 18 तारीख से उनका क्लास पॉलिटी का लगातार तब तक होगा जब तक खत्म ना कर ले, खत्म करके फिर अपना निकलेंगे। उसमें भी पॉलिटी के 2 बैच होंगे, क्रैश कोर्स में भी पॉलिटी उन्हीं को हम दे दिए, तो फिर एक बार पॉलिटी क्रैश में अलग से पढ़ाएंगे, और रेगुलर बैच में भी पॉलिटी फिर उन्हीं को पढ़ाना। जिसको इच्छा है कि दिन भर पॉलिटी के दुनिया में गोता लगाते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम उनको डबल पेमेंट कर रहे हैं, क्रैश का अलग और इसका अलग, तो तुमको जितना पढ़ना है आराम से पढ़ते रहोगे। बाकी टेस्ट सीरीज पॉलिटी वगैरह में भी उनसे क्वेश्चन कुछ वर्क हो जाएगा। तो पॉलिटी आपका कितने तारीख से हो जाएगा? 18, ये आपका लगातार हो जाएगा। करंट भी 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन वाले का आज से केमिस्ट्री भी उनका शुरू हो गया, तो इसलिए आप लोग बात करेंगे तो बात करके लगेगा ऑनलाइन वाला टीचर है, इसलिए उनका आज से केमिस्ट्री भी शुरू हो जाएगा। तो जो भी विषय है सब निर्धारित शेड्यूल पर आपके चले जाएंगे। बाकी परीक्षा का बीपीएससी की बात है, अभी वो 12 दिसंबर बोले, लेकिन आप खुद जान रहे हो कि 12 को इलेक्शन है, होगा ही नहीं, पंचायत चुनाव के कारण आप खुद देखे कि परीक्षा का डेट कैंसिल किया, किसका? सीबीपीओ का, वो एकदम तैयार थे लेकिन कैंसिल कर दिया गया। 12 से 7 दिन जोड़ोगे तो संडे आएगा 19 दिसंबर, 19 दिसंबर को भी काउंटिंग वगैरह है, कोई परीक्षा की संभावना नहीं। 19 में 7 दिन जोड़ोगे तो कितना आएगा? 26 दिसंबर, बिहार दरोगा लगभग तैयार, इस डेट को हम मार देंगे। 26 में 7 दिन जोड़ोगे तो हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा। तो आपका परीक्षा जो होना है वो 2022 की बात होगी, जनवरी में निर्धारित होगा, दिसंबर तक कोई परीक्षा नहीं। तो इसीलिए हम लोग तो उसको प्रेडिक्शन करके चल रहे हैं कि हम लोग के पास पूरा समय अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, 90 दिन है। यहाँ 14 दिन में तो महाभारत हो गया, ये तो 90 दिन है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, एक ही बैच में बनाता हूं, हमारी नीति वही रहती है। एक बैच बनाने का फायदा क्या होगा वो तुमको खुद दिखे। कई जगह जहां जहां बोर्ड लगा हुआ था न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम फलाना डेट, उस सब डेट में दिसंबर से उनको पूछना कि न्यू बैच के क्या जाती है, तो 4 गालियां दे, खत्म कैसे हो जाएगा? चमत्कार होगा, कोई इलाज उपाय नहीं है, घंटों बैठना पड़ेगा। 1 घंटा में उठोगे, चलो बस्ता लेके फिर नया बैच करेगा तो वो खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। खत्म होगा तो बीच में शॉर्ट हो जाए, उनको पूछोगे गिरिया का तो गिर जाएगा, हो नहीं सकता, आंसर करे, डिटेल फिर नहीं होगा, तो उपाय होता है ना। और हमारे पास एक ही बैच है, आज बीपीएससी 10 दिन बाद बोलेगा कि हाँ परीक्षा लेंगे, तो हम अपने सारे बैच को बंद करेंगे, तुम्हारे साथ 8 दिन रात रहेंगे, 6 घंटा खाली बस विश्राम मारेंगे, 4 घंटा सोएंगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा, अब बाकी 18 घंटा साथ में रहो, खत्म होगा। नहीं वाला बात नहीं होगा कि सर नहीं हुआ, नहीं हो सकता। हम जब तक क्लास ले रहे हैं तो एकदम है तो है, और किसी बात को नहीं सुनते खत्म नहीं। अरे आदमी दिन भर आता खत्म नहीं होगा भाई, और मेरे 4 बजे बच रहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा रूटीन लगा देंगे 10 बजे से लेकर 8 बजे तक, और मिजाज से पढ़ो परीक्षा। ये मत बोलना कि बच गई, हमको सुनने की आदत नहीं, हमको ये आदत है, हम 10 से 8 तुम्हारे साथ पढ़ा लेंगे, ये भी नहीं होगा कि एकदम खींच दी। और बाकी जितने बच्चे उनको कहेंगे बस 10 दिन तुम लोग एकदम आराम कर लो, लगेगा कि पढ़ रहे हैं तो हम भेंट करेंगे खत्म करके, उसके बाद तुमको समझाते पढ़े कैसे, और फिर उसको 5 दिन में पेटेंगे, मैं 1 घंटा लगा दीजिए टाइम, तो सही हो जाए। तो इसलिए उसकी चिंता हमें नहीं है कि सिलेबस क्या। कई लोग हमारा वाला चिंता लेकर दूर जा रहा है, करेंगे अफेयर सर ये वाला, अरे नलायक, हम सब सोच के मोटा जा रहा है तो दूर जा, तो सब मेरा ना टेंशन है जी, तुम मेरा टेंशन क्या लेकर चिंता पाल रहा, तुम केवल जितना हो रहा है पचाने के फिर में लगो कि हाँ पच रहा है कि नहीं, बाकी सब चुपचाप छोड़ दो। तो चलिए डेट वगैरह भी आगे का बता दिए, निश्चिंत हो गए। चलिए अभी हम ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे, चलिए हम जस्ट ज्योग्राफी चले।